हेलो एवरीवन, वेलकम टू सबा पॉडकास्ट विद फायजा इमदाद। व्यूअर्स, सूरज अपने जौबन पर है और हमारी स्किन पर अपने असरात भी छोड़ रहा है। गर्मियों में अमूमन हमारी स्किन डल हो जाती है, पोर्स ओपन हो जाते हैं, सन बर्न हो जाते हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं और सन का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर जो है वो स्किन कैंसर का सबब भी बनता है। इन सारे इश्यूज़ को आज हम एड्रेस करेंगे और इस समर थ्रेड को हम बहुत सीरियस लेने वाले हैं। आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद है डर्मेटोलॉजिस्ट ईमा शाहीन। उनसे पूछेंगे कुछ ऐसे हैक्स जो हमारी स्किन केयर और हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम ईमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई गुड। फायजा, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। लेकिन गर्मी से स्किन थोड़ी मेरी मुझे लग रहा है कि इशू कर रही है। मुझे सबसे पहले तो आप ये बताएं कि स्किन चाहे जैसी भी हो, ऑयली हो, ड्राई हो, डस्की हो, सन बर्न या सन के जो असरात होते हैं क्या वो सब स्किन पर सेम होते हैं? देखिए, सन के असरात स्किन पे सेम होने का, हर तरह की स्किन की टाइप आपने भी ये बताई, ऑयली, मिक्स्ड, ग्रीजी, हर तरह की स्किन टाइप के ऊपर वही सूरज पड़ रहा है, वही लाइट है। और उसके अगर आप एग्जैक्टली सेम ना कहें तो सिमिलर असरात होते हैं। ठीक हो गया। तो पिगमेंटेड स्किन मतलब जिस तरह डार्कर कम्प्लेक्शन होता है, हमारे यहाँ भी स्किन टाइप 3-4 ज़्यादा है, या जो निग्रोइड कम्प्लेक्शन होता है उसमें 5-6 आ जाती है। उसमें ज़रा टैनिंग का इशू इतना हमारे उसमें तो नज़र आता है, उनमें तो नज़र ही नहीं आता। उनकी टैनिंग का इशू होता है बिकॉज हमारे जो स्किन के सेल्स हैं पिगमेंट बनाने वाले, मेलानिन बनाने वाले, वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। लेकिन वो प्रोटेक्ट कर लेता है फिर मेलानिन, जो आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के असरात, जिसमें तो जो मेलानेटेड स्किन होती है हम कह सकते हैं कि वो काफ़ी हद तक रेजिस्ट करती है। देखिए, रेजिस्ट करती है मैलिग्नेंसीज के अगेंस्ट, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा कंसर्न ही टैनिंग होता है। अच्छा। तो हम अपने कंसर्न्स को भी साथ लेकर चलेंगे। तो टैनिंग तो आपकी ज़्यादा होगी लेकिन अगर आपकी बहुत फेयर स्किन टाइप है, जिसको हम 1, 2, 3 कहते हैं, उसमें बर्न होने का चांस, सन बर्न और टैनिंग में फ़र्क है। ठीक है, ये ज़रा साइंटिफिक किस्म का हमें समझा भी देंगे क्या फ़र्क है, लोगों को पता नहीं चलता। अच्छा, टैनिंग ये है कि आपकी स्किन का कलर जो है वो डार्कर साइड पे जाना शुरू हो जाता है, जो हम मेरा ख्याल में मेजर कंसर्न हमारे यहाँ लोगों का यही होता है। अगर मतलब जैसे मैं क्लिनिक्स में देखती हूँ, पेशेंट्स आते हैं ज़्यादा ये कि रंग काला हो गया है, इसको बेहतर कर दें। तो टैनिंग हमारा ज़्यादा इशू है। लंबी बातों को हम सोचते नहीं है, हम पाकिस्तानी जो है वो जीते हैं प्रेजेंट लम्हे के अंदर। टैनिंग हमारा मेन इशू है। टैनिंग के साथ यही बात इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी यूवीज हैं, यूजुअली लाइक यूवी, स्पेशली यूवीबी, उसका ताल्लुक जो है स्किन के कैंसर्स के साथ ज़्यादा है। और भी उसके फार रीचिंग इफेक्ट, जो फोटो एजिंग कहते हैं कि स्किन का बूढ़ा होना, एक्सटर्नल फैक्टर एजिंग के होते हैं, अंदर से ज़्यादा टाइम के साथ आपने बूढ़ा होना है, लेकिन जो बाहर से जो चीज़ें आपको एजिंग बढ़ा रही हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर सनलाइट है। तो वो यूवीज़ की वजह से, यूवीबी की वजह से, यूवीए की वजह से, लेकिन यूवीए का ज़्यादा रोल है स्किन की टैनिंग में। ठीक है, दो उसका मैलिग्नेंसी में भी रोल है, यूवीबी का इतना रोल नहीं है। उसके अलावा जो आपकी विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट जो है उनको यूजुअली हम HEVs, हाई एनर्जी विजिबल लाइट कहते हैं, जो ब्लू लाइट होती है, जो ये आजकल हमारे गैजेट्स से, फोन से, टीवी से आ रही होती है। दिस ऑल्सो कॉजेज फोटो एजिंग। तो अगर आप अपनी एजिंग को प्रिवेंट करने के लिए सन ब्लॉक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये ख्याल रखें कि ये ब्लू लाइट, आप अगर कहें मैं रहते हो रात को अंदर घर में बैठी हुई, हम तो बाहर निकलते नहीं है, बार बार लोगों को समझाना पड़ता है कि सन ब्लॉक का इस्तेमाल सिर्फ सूरज का कसूर नहीं है, घर में बैठकर भी आप बूढ़े हो सकते हैं इन गैजेट्स की वजह से। बिल्कुल। और ये सन बर्न जो होता है उससे स्किन यकदम, लाइक ये ज़्यादातर जैसे आप देखते हैं लोग पहाड़ी इलाकों में गए, सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर चेहरे पे पड़ती है, जिसमें वो UVA का फैक्टर ज़्यादा आ जाता है, वो यकदम स्किन रेड हो जाती है, जैसे इरिटेटेड हो जाती है, से जल गई हो। दैट इज सनबर्न, यानी एकदम से हो गया। और जो स्किन का काला होना है या उसका कम्प्लेक्शन डार्कर साइड में, उसको हम टैनिंग कहते हैं। टैनिंग इमीडिएट आप थोड़ी देर के लिए बैठते हैं तो जो ऑलरेडी बना हुआ कलर होता है वो स्किन के सेल्स में ऊपर आ जाता है, जो आपको डार्कर। उसके अलावा जाहिर है जब स्किन को एक मैसेज मिल रहा है, जो ब्रेन में जा रहा है कि मुझे धूप ज़्यादा लगने वाली है, आप मेलानिन ज़्यादा बना लें, तो आपके जो पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल, जिनको हम मेलानोसाइट्स कहते हैं स्किन में, वो भी ज़्यादा पिगमेंट बनाना शुरू कर देते हैं और वो ग्रेजुअली रंगत गहरी होती चली जाती है। अच्छा। तो अगर आपने उससे प्रोटेक्शन करनी है तो अब ये हम सनब्लॉक हम देखते जाते, सबसे पहले क्या देखते हैं, मैं फायदा क्या देखते हैं, SPF। SPF हम देखते हैं, SPF ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। 50 तो होना ही चाहिए, 100 हो जाए, कम तो होना ही नहीं चाहिए। 50 तो होना ही चाहिए, 100 तक पहुंच जाए अच्छा। 30 to 40 SPF इज फाइन, बिकॉज वो आपको 90% प्रोटेक्शन दे देता है। अगर आप 50 तक जाना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट, वो भी आप करें। लेकिन SPF आपका अल्ट्रावायलेट B से प्रोटेक्शन को शो करता है, जिसका टैनिंग में रोल ही नहीं है, मतलब है बहुत कम है। जो UVA की प्रोटेक्शन है वो आप अब जब भी जाएं, ये अगेन फॉर द व्यूअर्स एंड एवरीबडी हु इज कंसर्न्ड अबाउट टैनिंग, आपने PA
जो आपकी अल्ट्रावायलेट ए की प्रोटेक्शन वो वैल्यू भी जरूर देखनी है। वो PA+++, 4+ तक आता है, तो उससे अच्छी प्रोटेक्शन होनी चाहिए अगर आप टैनिंग अवॉइड करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने SPF के साथ PA जरूर देखना। इसके अलावा कुछ सन ब्लॉक्स में ये हाई एनर्जी विजिबल लाइट जो होती है उसके अगेंस्ट भी लिखा होता है, HEV लिखा होता है, IR विच इज इंफ्रारेड, उसका भी लिखा होता है। लेकिन एट लीस्ट आप ये PA जरूर चेक करें, क्योंकि उससे प्रोटेक्शन, टैनिंग से प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। जो हम गोरी गोरी 1 मिनट में होना और फेयर होना, वो ये हमारे हर किसी का ख्वाब है। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने डिस्कस किया सनलाइट, इसके अलावा टेम्परेचर और एयर ह्यूमिडिटी, इसका कितना रोल है हमारी स्किन को डैमेज करने में हीट वेव के दौरान? देखिए, हीट वेव के दौरान गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ऑब्वियसली। अब आप जहाँ भी मुझे बात करते थे सुनेंगी, मैं शुरू हो जाती हूँ पहली जो स्टेप 1 से। आपकी स्किन तब तक खूबसूरत नहीं रह सकती जब तक आप इंटरनली हेल्दी नहीं है। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा फैक्टर तो आता है हमारी डाइटरी हैबिट्स का, हमारी स्लीप हैबिट्स का, हमारे लाइफस्टाइल का। तो पहले स्टार्ट अगर हम खाने से करें, गर्मी के मौसम की जैसे आपने बात की, गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन होना कोई ख़ास बात नहीं है। ज़ाहिर है ख़ास तौर से जो हमारी कंसर्न्ड ऑडियंस है वो होती है ये यंगर एज ग्रुप, जो भाग दौड़ भी रहे हैं, बाहर आना जाना भी होता है काम के सिलसिले में, या वो जनरेशन है जो घर में भी बैठी है तो डिहाइड्रेटेड है। घर में भी पानी पीने का टाइम नहीं है उनके पास, क्योंकि वो फोन्स पे इतने बिजी हैं कि वो फ़ोन देखना ज़्यादा ज़रूरी है, पानी पीना इतना नहीं है। बहरहाल पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना गर्मी के मौसम में बहुत ज़रूरी है। सर्दी के मौसम में भी नो डाउट है। और पानी मीन्स पानी। आप जूसेस ना लें, जूसेस इवन फ्रेश जूस मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, उसमें चीनी बहुत ज़्यादा होती है, आप फ्रूट का अच्छा पार्ट निकाल देते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट भी कहते हैं कि आपको नहीं लेना बिल्कुल, चाहिए, ये आपकी स्किन के लिए बहुत बुरे हैं। मतलब आपकी स्किन की एजिंग को ज़्यादा एडवांस करते हैं, लाइक वो एक ट्रिगर हो जाती है और एक्सेलरेट हो जाती है एजिंग। उसके अलावा ये किसी को एक्नी का प्रॉब्लम है, एक्नी बढ़ जाती है, कई लोग जैसे PCOS के साथ हेयर ग्रोथ वगैरह, वो सब चीज़ें ख़राब करती है। तो आपने शुगरी ड्रिंक्स नहीं लेने हैं, आप पानी लें। गर्मी के मौसम में ज़्यादातर सॉल्ट वेस्टिंग भी हो रही होती है, तो स्पेशली जो बहुत एक्टिव हैं, जैसे कई लोग खेलते हैं, या ये कि आपका काम ऐसा है कि आपको बहुत स्वेटिंग होती है, तो आप कोशिश ये करें कि प्रोवाइडेड आपको ब्लड प्रेशर वगैरह का मसला नहीं है, तो पानी में ORS या फिर नमक, और जैसे वो कहते हैं कि बड़ी पिंच ऑफ सॉल्ट 2 उंगलियों से बनाती होती है 1 लीटर के अंदर, उसके साथ 1 लीमू निचोड़ के आप वो पानी इस्तेमाल करें, ताकि आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी ना हो। तो वो चीज़ें आपकी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बात यह आ गई कि गर्मी के साथ अब हमारी अर्ली तो गर्मी होती है ड्राई, लेटर ऑन बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। अब वो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा जो बढ़ जाती है, उसकी वजह से बार बार स्वेटिंग होती है, लोगों को सन ब्लॉक से भी मसला होता है। उसमें स्किन जो है वो उसकी आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चेंज होती है, जिसकी वजह से आपको वो डल डल सी नज़र आना शुरू हो जाती है। इसका इम्पॉर्टेंट बात वही, आप सन प्रोटेक्शन कर रहे हैं, अच्छी हाइड्रेशन कर रहे हैं, उसके साथ ये है कि आप अपना अच्छा फेस वॉश यूज़ करें रेगुलरली, और जो स्किन केयर वगैरह आपकी है एटलीस्ट के जैसे सिंपल विटामिन C सीरम, हाइलुरोनिक एसिड सीरम, डिपेंडिंग अपॉन द स्किन टाइप। इसमें मैं जनरलाइज इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि वो हर स्किन टाइप के साथ आपको डिसाइड करना। ये बता दें कि फेस वॉश इतनी गर्मी में, ह्यूमिडिटी में किस तरह का यूज़ करना चाहिए? देखिए, आपने जैसे बात की स्किन टाइप के एतबार से, अगर तो आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप सोप फ्री फेस वॉशेज आते हैं, सल्फेट फ्री होते हैं, तो आपको वो यूज़ करना चाहिए। उनमें बेहतर है कि खुशबू और रंग भी ना हो, जो कलर फ्री, ऑर्डर फ्री की बात हम करते हैं, ताकि वो स्किन इरिटेट ना हो, ज़्यादा ड्राई ना हो। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन के साथ कई दफ़ा एक्नी प्रोन होती है, उसमें सन ब्लॉक के अंदर ही आपके सैलिसिलिक एसिड वगैरह शामिल होते हैं। तो आपने, अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप वो सन ब्लॉक फेस वॉश यूज़ कीजिए, लेकिन फेस वॉश पे आप ये ना करेंगे हर 2 मिनट के बाद वॉश करें, क्योंकि एसिड्स जो ये फ्रूट एसिड्स भी होते हैं, दे आर एट टाइम्स वेरी हार्श ऑन स्किन। वो बहुत ज़्यादा ड्राई कर देंगे, स्किन को ख़राब करेंगे। आप रूटीन में मॉर्निंग में एक दफ़ा आपने फेस वॉश कर लिया, और एक दफ़ा आपने सोने से पहले कर लिया। अगर आप कोई काम करते हैं, मेकअप वगैरह ज़्यादा करते हैं, तो बाहर बाइक पे जाते हैं, तो एक दफ़ा फिर भी बीच में भी कर लें, लेकिन इससे ज़्यादा बार बार फेस वॉश की ज़रूरत नहीं है। मॉइस्चराइजेशन हम कहते हैं जी, गर्मी का मौसम है, पसीना आ रहा है या ऑयली वेदर हो गया, मॉइस्चराइज नहीं करना हमने। दिस इज़ वेरी कॉमन, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बहुत ऑयली स्किन है तो मेरा तो और वो होता है। हर स्किन टाइप के साथ मॉइस्चराइजर इज़ डिफरेंट, और मॉइस्चराइजेशन इज़ a very important and integral part of skin care. किस स्किन के लिए कैसा मॉइस्चराइजर इस गर्मी के मौसम में यूज करना चाहिए? देखिए, जो आपकी ऑयली स्किन है
उसके लिए तो आपको जेल फॉर्म में मॉइस्चराइजर्स आर बेटर। ठीक है। और अगर उसमें एक्नी प्रोन भी है तो टी ट्री ऑयल वगैरह के साथ आते हैं, बड़े कॉमनली मिल जाते हैं, कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव रेंज में भी है लेकिन अफोर्डेबल रेंजेस में भी अवेलेबल हैं। ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करें। और जो ऑयली स्किन है उसके लिए ये हो गया। जो आपकी ड्राई स्किन है वो इस वेदर में भी, क्योंकि ड्राई उसमें क्रीम फॉर्म में आप मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज क्रीम जो है वो ऑयल बेस्ड होती है, वो आपकी मॉइस्चराइजेशन को मेंटेन रखेगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब आपने फेस वॉश किया है उसके जस्ट बाद थोड़ी सी डैम स्किन जो होती है, अभी आपने टॉवल ड्राई किया या जस्ट आफ्टर, आपने फॉरन मॉइस्चराइजर लगा लेना है ताकि वो मॉइस्चर लॉक हो जाए। सही हो। वरना वो मतलब आपका जो आपने फेस वॉश किया था या इवन आफ्टर जो आपने हाइड्रेशन की थी तो वो लॉक नहीं होती। ये ड्राई स्किन के लिए, ये सब के लिए, ये सब स्किन्स के लिए। ठीक है कि आप थोड़ी सी डैम स्किन के ऊपर वो लगा लें, क्योंकि कई दफ़ा स्किन जो है इट्स सेंसिंग दैट आई एम गेटिंग वेरी ड्राई और ऑयल सिक्रीशन बढ़ जाती है वो ड्राई होने से, तो आप एक उसको काउंटर प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बताएं सनस्क्रीन और सन ब्लॉक में क्या फ़र्क होता है और क्या इसका मुसलसल इस्तेमाल हमारी स्किन को वीक भी करता है, डैमेज भी करता है? देखिए, सनस्क्रीन और सन ब्लॉक एक बहुत लंबी डिबेट है। यूजुअली जो हमारे ये सन ब्लॉक्स होते हैं, सन ब्लॉक इज़ फिजिकल, सनस्क्रीन हैज़ अ केमिकल कंपोनेंट। ब्लॉक आप ये समझ लें कि सन ब्लॉक इस तरह है कि वो आपने एक दीवार खड़ी कर दी और रोशनी अंदर नहीं आ रही है, वो आपकी स्किन के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहा। जबकि केमिकल सन ब्लॉक्स जो होते हैं उनका केमिकल रिएक्शन वो रेडिएशंस को बाइंड करके और थोड़ी हीट जनरेशन होती है। तो ये अब ये कि यूजुअली सन ब्लॉक में दोनों चीज़ें कंबाइंड होती हैं। जो आपको रूटीन में मार्केट से सन ब्लॉक्स मिल रहे हैं उसमें बात आ जाती है कि बेस्ट तो ये होता है कि जो हमारे फिजिकल सन ब्लॉक्स हैं वो 2-4 ही हैं, जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, वो बेहतरीन है कि वो ब्लॉक करते हैं, डैमेज कोई नहीं करते। लेकिन वो कॉस्मेटिक एक्सेप्टेबिलिटी उसकी कम होती है क्योंकि वो वाइट फेस पे नज़र आता है। ये जो जिंक पेस्ट लगाए हुए आपको कई दफ़ा स्पोर्ट्स में नज़र आते हैं कि वो दैट इज़ द सन ब्लॉक। लेकिन क्योंकि ये कॉस्मेटिक फॉर्म में उसको वो माइक्रोनाइज करके एक्सेप्टेबल रेंज में करके और डिफरेंट सन ब्लॉक्स को कंबाइन करके दे ट्राई टू गिव a better outcome both in terms of efficacy and cosmetic acceptability। सही हो गया। तो आप ये देखें कि ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड वगैरह आपके सनब्लॉक में होनी ज़रूरी है along with the other chemical जिसमें सिनेमेट्स भी होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि मैं आपसे जानना चाहूँगी, मुझे बताएं कि पाकिस्तान में जो है ये सनस्क्रीन का रिवाज उस तरह नहीं है, सन ब्लॉक का उस तरह से रिवाज नहीं है, और अगर है भी कुछ लोगों को पता है तो वैसे ही तीर तुक्के से जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेकर नहीं करते। क्या वजह है इसकी महंगाई के अलावा? देखिए, महंगाई के अलावा वजह ये कि आप एक बात ही देखिए, हमारे रूटीन में समझा जाता है, 2 डेटाबेस अवेलेबल नहीं है कि हमारे यहाँ स्किन की ज़्यादातर जो वेस्ट में है वो ये है कि वो स्किन के कैंसर्स को, मेलिग्नेंसीज को अवॉइड करने के लिए सन ब्लॉक का इस्तेमाल वो करते हैं, क्योंकि वो दैट बिकम्स लाइफ थ्रेटनिंग। ये इंसान की शायद फितरत है कि जब तक जान पे बात ना बन जाए वो कहता है कि पता नहीं ये सही भी है या नहीं है, या पता नहीं है फार्मास्यूटिकल्स को डॉक्टर प्रमोट कर रहे हैं क्या। लेकिन सन ब्लॉक्स के अवेयरनेस, अब जो लोग टैनिंग के लिए कंसर्न है उनको तो काफ़ी हद तक है, लेकिन उनको ये बात नहीं समझ में आती कि सन ब्लॉक आपने एक अच्छे अमाउंट में लगाना है ताकि आपका पूरा फेस भी कवर हो। जो आपका एक्सपोज पार्ट है यहाँ पे ये है कि वी हैव द एडवांटेज। वैसे क्या तरीका है अमूमन सन ब्लॉक लगाने? देखिए, वो तो बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, बट एटलीस्ट ये है कि आपको ये फुल अपना जो ये फिंगर का वो टिप होती है उसके ऊपर आप लेके पूरे फेस के ऊपर अच्छी कवरेज, कानों के ऊपर। उससे पहले मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए? बिल्कुल, आप फेस वॉश करें, ठीक है, अपना जो अगर कोई सीरम वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो लगाएं, उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगाएं, उसके बाद सन ब्लॉक लगाएं। ये लेयरिंग है प्रॉपर? जी बिल्कुल, ये प्रॉपर लेयरिंग है एंड दिस इज अ मिनिमम स्किन केयर। ठीक है। या अगर आप ये कि कई लोग जो मेरी तरह थोड़े स्लो होते हैं वो ये करते हैं, इस तरह की क्रीम इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसी क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर सन मतलब डे क्रीम है। अब उसमें वाइटनिंग का ये है कि उसमें अगर कोई अल्फा आर्बिटिन वगैरह डल गया तो ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ये जो आप ओवर द काउंटर वाइटनिंग क्रीम है वो ना इस्तेमाल करें। उसके साथ SPF ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, तो वो मॉइस्चराइजर, SPF और थोड़ा सा ये कोई वाइटनिंग एजेंट साथ में इकट्ठा ही एक दफ़ा लगा लिया तो दैट टू इज़ फाइन। लेकिन अगर आपने अदरवाइज अलग अलग यूज़ करना है या आप चाहते हैं कि ज़्यादा हायर सन प्रोटेक्शन मुझे चाहिए, इसका PA4 होना चाहिए और इसका SPF 50 होना चाहिए, और मैं अगर 10% पे मुझे ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल रही है तो मैं क्यों ना लूँ, तो वो आप फिर एक क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की क्रीम्स अवेलेबल हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो बिल्कुल नहीं मिस करनी, सन ब्लॉक लगाने के बाद आप ये ना समझें कि यू आर गुड टू गो इन द सन, बिकॉज ये एडवर्टाइजमेंट वगैरह में दिखाया जा रहा होता है कि अब मैं सन से महफूज, तो मैंने स्लीवलेस भी पहना हुआ है और तो कुछ नहीं हो रहा। आपने फेस पे भी अगर ये तो कोशिश ये करें कि हमारा सन इतना स्ट्रॉन्ग है, और दूसरा ये है
कि आप जब धूप में जाएंगे इवन आफ्टर सन ब्लॉक आपकी स्किन तक सनलाइट पहुंचेगी। तो जब तक आपका ये है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको पकड़ नहीं सकते कुछ, कोई फिजिकल प्रोटेक्शन, वो एक छतरी भी हो सकती है, सही, वो एक हैट भी हो सकती है, वो अगर स्टूडेंट्स वगैरह जा रहे हैं कोई फाइल से भी अपने चेहरे को बचा सकते हैं। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं स्पेशली तो आप ग्लव्स जरूर पहने। तो वो सन ब्लॉक के साथ एक उसका, तो जो लोग सन बाथिंग करते हैं या जिनको मतलब जरूरत होती है, ये भी तो कहा जाता है कि विटामिन डी का बड़ा अच्छा सोर्स है सूरज, धूप लेनी चाहिए जिस्म को। देखिए विटामिन डी का सोर्स नो डाउट है। और उसके साथ ये कि ये इट इज सेड एट वेरियस प्लेसेस इन लिटरेचर कि आपका ऑलमोस्ट 50% ऑफ डेली विटामिन डी सन के साथ प्रोटेक्शन होती है। लेकिन अब एक चीज़ ये जहन में रखें कि आपकी बॉडी का कुछ ना कुछ एक्सपोजर तो हो रहा है उसका, और अर्ली मॉर्निंग में अगर आप 10 मिनट भी ले लेते हैं दैट मच इज़ इनफ। इट्स नॉट लाइक आप पूरे दिन, अब सन बेदिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यूजुअली जो है टैनिंग के लिए है। सन बेदिंग, सन बैड्स या बीचेस पे, ये मतलब वेस्ट में ज़्यादा होता है, हमारे यहाँ इस तरह की वो नहीं, हम तो काले होने से बचना चाहते हैं। बहरहाल ये कि वो वहाँ पे ज़्यादा वो है, और वहाँ पे ये कि आप अगर सन ब्लॉक लगाएंगे तो वो तो टैनिंग क्रीम्स लगाते हैं, सन ब्लॉक उन्होंने क्या लगाना है। तो बहरहाल ये कि उसमें ये है कि आप एक मिनिमल एक्सपोजर जरूर करें, लेकिन ये कि आपने जैसे एक बैलेंस मेंटेन करना है। अब हर तरह की ये यूवीबी रेडिएशन भी इवन थेराप्यूटिक यानी ये ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होती है, यूवीए भी ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है, ब्लू लाइट से एक्ने का ट्रीटमेंट होता है। लेकिन ये कि आपने शायद आजकल बहुत शौक चढ़ा हुआ है लोगों को रेड लाइट का कि एंटी एजिंग है, लेकिन आपने उसको कितनी इंटेंसिटी में देना है और कितनी देर देना, इस चीज़ का फर्क है। जिसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप सन ब्लॉक लगाना छोड़ देंगे तो आपको सारा थेराप्यूटिक इफेक्ट मिल जाएगा। तो सन ब्लॉक इज़ वेरी मच इंडिकेटेड, स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम से बचाता है। स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो सिर्फ सनलाइट से ख़राब होते हैं। उसके अलावा एजिंग को डिले करता है। अगर एजिंग को कोई चीज़ लिटरेचर में वेल कन्फर्म्ड है कि डिले करती है, दैट इज़ सन ब्लॉक एंड रेटिनॉल एट नाइट टाइम। उसके अलावा बाकी चीज़ें हैं लेकिन उनका बहुत ज़्यादा कोई भी फिलहाल प्रूवन बेनिफिट है नहीं। मतलब सन ब्लॉक और सनस्क्रीन की इंपॉर्टेंस तो हमने डिस्कस की। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नेचुरली जो हम टोटके इस्तेमाल करते हैं, एलोवेरा का इस्तेमाल, लेमन का इस्तेमाल डायरेक्टली स्किन पर, क्या ये फ़ायदेमंद होता है या ये नुकसानदेह होता है? देखिए एलोवेरा, लेमन अगेन मैं इसके कहूँगी क्योंकि आप बीइंग अ डॉक्टर रिसर्च बेस्ड बातें जो है वो हमें ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। मतलब ज़ाहिर है कुछ हेयर से भी होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो आप टोटके भी देते हैं, लेटर ऑन रिसर्च उसको प्रूव कर देती है। लेकिन कई दफ़ा विटामिन सी इसके अंदर, हमारे जो लेमन है वो ज़्यादा विटामिन सी है, लेकिन अब कई लोग लगाते हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता और उनको सूट कर जाता है, इट्स फाइन फॉर देम, कोई ऐसा उसमें से साथ मसला नहीं है। क्या है, वो भी एक फ्रूट एसिड है ना, जो आपके विटामिन सी के साथ, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, उसके साथ जो है आपके लेमन के अंदर वो सिट्रस फ्रूट है, सिट्रिक एसिड का आ रहा है। लेकिन ये कि वो कई दफ़ा कई लोगों को बहुत बुरा इरिटेंट रिएक्शन देता है कि स्किन रेड हो गई, खारिश हो गई। तो आप ये ना समझें कि अगर किसी और को सूट कर रहा है, अगर आपने खुद ट्राई करना भी है तो मैं ये नेचुरल चीज़ों को ये नहीं कहूँगी कि बहुत बुरी हैं और बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन इनके साथ अनटुवर्ड्स रिएक्शंस आ सकते हैं। और उसके बाद विटामिन सी की आपको क्या कंसंट्रेशन चाहिए वो आप, ठीक है, नेचर इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट एंड अ वेरी गुड डॉक्टर, लेकिन वो आपको ये नहीं पता कि वो जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है उसके अंदर, वो आइदर एस्टैब्लिश करें, हर्बल प्रोडक्ट्स बने, वेरी भी करेगा। और इसके अलावा इम्पोर्टेंट एक और चीज़ भी ये है कि स्कूल्स हो, ऑफिसेज हो या पब्लिक प्लेसेस हो, वहाँ पर सन सेफ्टी को भी इंश्योर करना हीट वेव के दौरान बड़ा ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच ईमा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये था आज का समा पॉडकास्ट। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।